गुड इवनिंग। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री की पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। ठीक है, ये लगभग 6 से 8 मार्क्स का चैप्टर है। 6 से 8 मार्क्स तक की इसकी वेटेज है, उससे ज़्यादा की इसकी वेटेज नहीं है। ना पिछले 5 साल में हुई ना आगे जाके होगी, वेटेज सिर्फ इतनी ही रहेगी। देखिए, बचपन की क्लासेस में, अर्लियर क्लासेस में आप लोगों ने 3 तरह की स्टेट्स पढ़ी थी। कौन कौन सी थी वो स्टेट्स? सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, जिसमें वेपर भी आती हैं, और कुछ लोगों ने चौथी स्टेट भी पढ़ी थी, प्लाज्मा। और उनसे भी कुछ एक प्रो थे, उन्होंने बोस, आइंस्टीन, कंडेंस मैटर नाम की 5वीं स्टेट भी पढ़ी थी। बोस जो थे, जेन बोस, एक बंगाली इंडियन केमिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था ये 5th स्टेट के बारे में पता करने के लिए। आइंस्टीन को आप जानते ही हैं, ठीक है। ये हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़ना, प्लाज्मा भी नहीं पढ़ना। प्लाज्मा का आपको पता है एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे मैग्मा होता है, लावा, ठीक है, या आपकी जो बहुत हाई टेम्परेचर वाली फायर होती है वो आपकी प्लाज्मा के अंदर आती है, जो ब्लू कलर की होती है, ठीक है। गैसेस वेपर आप जानते ही हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आगे जाके आएंगी, है ना, और वाटर वेपर। लिक्विड के बारे में भी आपको पता है बहुत तरह के होता है, सस्पेंशन होता है, जैसे मिल्क हो गया, है ना, प्योर फॉर्म होगी जैसे वाटर हो गई, ये सारी चीज़ें हैं। आज हमारा डोमेन ऑफ स्टडी सॉलिड है। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड अगर इसकी डेफिनेशन बोलें सॉलिड की, तो सॉलिड की डेफिनेशन होगी क्या? तो सॉलिड कुछ ऐसी स्टेट है, कैसी स्टेट है जिसकी डेफिनाइट शेप होती है, जिसकी शेप आप चेंज नहीं कर सकते, है ना। रियल सॉलिड की, जैसे पत्थर है, उसकी आप शेप ऐसे, भाई नॉर्मल फिज़िकल प्रोसेस से तो चेंज नहीं कर सकते। हाँ, वो अलग बात है, जैसे आप मैकेनिकली करें, हाइड्रोलिक प्रेशर से करें, हाइड्रोलिक प्रेस से करें तो हो सकती है, पर नॉर्मली तो नहीं होगी। तो डेफिनेट शेप होती है, साइज़ होता है, वॉल्यूम होती है ना। डेफिनेट शेप, साइज़, वॉल्यूम फिक्स रहते हैं इनके, ना। दूसरी बात, ग्रेटेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर किसी स्टेट में होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में या सिस्टम ऑफ मॉलिक्यूल में, तो वो सॉलिड है। उसके बाद आपने क्या पढ़ा था इसमें? दूसरी बात, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है। टेंसाइल मतलब क्या हो गया? स्ट्रेंथ, कि आप इन्हें तोड़ो मरोड़ो तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ सकते हैं। वही होगा? नहीं जी, वो प्रॉपर्टी तो इलास्टिक जैसे रबर टाइप हैं वैसे शो करते हैं, ये चेंज ही नहीं होने देगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब क्या है? आप बड़ी मुश्किल से इसे तोड़ मरोड़ सकेंगे, ठीक है, ये आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, बड़ी मुश्किल से इसकी शेप चेंज होगी, है ना। और कुछ बातें, हाईएस्ट वाइब्रेशनल बॉडीज़ जो होती हैं, सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन करने वाली बॉडीज़ जो होती हैं वो सॉलिड होती हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और कुछ भी पता है आपको? हाँ, देखिए जी, डेफिनाइट वॉल्यूम है, इसका मतलब ये इनकम्प्रेसिबल होगा, आप इसे कंप्रेस नहीं कर सकते, इनकम्प्रेसिबल होगा। यहाँ पे मैं किन सॉलिड्स की बात कर रहा हूँ? ट्रू सॉलिड, जो सच में सॉलिड हैं, ऐसे नहीं कि जो सॉलिड का नकाब पहन के एग्जिस्ट करते हैं। ट्रू सॉलिड की डेफिनाइट शेप होगी, डेफिनाइट साइज़ होगा, डेफिनाइट वॉल्यूम होगी। इसे थोड़ा और बढ़ाएं तो डेफिनाइट शेप की वजह से ये कंप्रेस नहीं होगा, मतलब इनकम्प्रेसिबल होगा। शेप सेम है, इसका मतलब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल्स में या एटॉमिक लेवल में या आयनिक लेवल में,
तो वो बहुत ज़्यादा होगा। दूसरी बात, इनके टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है बहुत ज़्यादा होगी, मतलब इन्हें इतनी आसानी से तोड़ा मड़ोड़ा नहीं जा सकता, बड़ी मुश्किल होगी, है ना। और ये सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन क्रिएट करने वाली बॉडीज़ होती हैं। तो ट्रू सॉलिड के बाद एक और सॉलिड आता है जिसका नाम होता है स्यूडो सॉलिड, स्यूडो या फेक सॉलिड, ठीक है। इसका एक और नाम है, अगर आप अभी जानना चाहें तो जान लें, अमरफस, अमरफस सॉलिड, ठीक है। एक क्लास ये भी है सॉलिड की, वो तो ट्रू सॉलिड है, स्यूडो या फेक या अमरफस सॉलिड। इसके एग्जाम्पल बता देता हूँ, फिर हम बाद में देखेंगे इसकी डेफिनेशंस या कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। तो स्यूडो सॉलिड में जैसे वैक्स आ गया, है ना, जो वैक्स होता है मोमबत्ती का वो आ गया, ग्लास आ गया, ठीक है, माइका आ गई। और क्या होते हैं स्यूडो सॉलिड? स्यूडो सॉलिड जैसे स्पंज हो गया, रियल लाइफ में स्पंज होता है जो फर्नीचर में होता है, वो हो गया। ये सारे स्यूडो सॉलिड हैं। देखिए वैक्स, ग्लास, माइका, स्पंज, कोई डेफिनेट शेप नहीं है। वैक्स तरह तरह की शेप में आता है, ग्लास भी, स्पंज भी, है ना। दब जाता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है, तरह तरह के साइज़ में आएगा, तरह तरह की शेप्स में आएगा, कंप्रेस हो जाता है। तो हैं तो सॉलिड दिखने में, पर सॉलिड्स की जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, इसलिए इन्हें सॉलिड तो बोला, पर कैसा सॉलिड बोला, स्यूडो या फेक या अमरफस। ट्रू सॉलिड अलग चीज़ है। हमारा जो ये चैप्टर होगा मेनली वो 99.99% ट्रू सॉलिड से ही डील करेगा। एक बार जब मैं कह दूं कि अब आपको स्यूडो सॉलिड नहीं पढ़ना, तो उसके आगे निश्चित ही नहीं पढ़ना होगा, बस इतना ही होगा हमारा स्यूडो सॉलिड, ठीक है। तो जी बात करते हैं हम पे सॉलिड्स कितने तरह के होते हैं। तो जल्दी से मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, आप समझ जाएंगे कि सॉलिड्स कैसे हमने दो पार्ट में डिवाइड करे हैं। बच्चों हमने चौक देखी है, ब्लैक बोर्ड में जो यूज़ होती है चौक देखी है, और हमने मार्बल भी देखा है, चौक और मार्बल, ठीक है। चौक और दूसरा क्या है, मार्बल है। मैं आपसे पूछूं इनका केमिकल फार्मूला क्या है, दोनों का केमिकल फार्मूला क्या है? तो आप बोलोगे जी चौक तो कैल्शियम कार्बोनेट होती है CaCO3, पर मैं ये आपसे बोलूँ मार्बल भी CaCO3 होता है, तो आपको मानना पड़ेगा, गूगल में सर्च कर लेना, चौक भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होती है और मार्बल भी कैल्शियम कार्बोनेट होती है। इसका मतलब इनकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो सेम है। केमिकल कंपोजिशन इन सब की क्या है, सेम है। तो फ़र्क किस चीज़ से हुआ? फ़र्क हुआ जो इनमें डिफरेंस क्रिएट करता है वो है इंट्रैक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, मॉलिक्यूल या पार्टिकल, आयंस, मॉलिक्यूल या पार्टिकल, ठीक है। जैसे जी आपको दिख रहा है कैल्शियम कार्बोनेट में एक कार्बन होगा, एक कैल्शियम होगा और 3 ऑक्सीजन होंगे, और एटम है ना, 3 ऑक्सीजन एटम होंगे, एक कैल्शियम का होगा और एक कार्बन का होगा। तो इनका केमिकल कंपोजिशन तो सेम है, पर ये कैल्शियम, कार्बन और जो आपका ऑक्सीजन है ये आपस में कैसे बॉन्डेड हैं, किस तरीके से बॉन्डेड हैं, बहुत स्ट्रांगली हैं, डेफिनाइट पैटर्न में हैं या नहीं हैं, वो बात डिफरेंस क्रिएट कर देगी किन किन के बीच में, इस चौक के और इस मार्बल के बीच में। हालांकि इनमें एटम्स जो इनको बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सेम हैं, वो तो सेम है, पर फ़र्क किस चीज़ में है, वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कैसे कर रहे हैं। चलो वो भी सेम हो जाए, एक दूसरे के साथ सेम तरह की इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो फ़र्क इस बात से पड़ेगा कि कितनी डायरेक्शन में कर पा रहे हैं। हम पे एक 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर में 360 डिग्री में करोड़ों डायरेक्शंस पॉसिबल हैं, ठीक है। इन करोड़ों जो पॉसिबल डायरेक्शंस हैं, इनमें जो डेफिनाइट अरेंजमेंट बनाएगा, जिसका ऑर्डर डेफिनाइट होगा, जिसमें एक कांस्टेंट फिज़िकल कंपोजिशन होगी, है ना,
मतलब भाई इसके बाद यही आना चाहिए, इसके नीचे यही आना चाहिए, वो नहीं आ सकता, तो वही हमारा डिफरेंस क्रिएट करेगा फिज़िकल कंपोजिशन में, जो कि एक चौक होगी और दूसरी क्या होगी, मार्बल होगी। तो हमारा कंक्लूज़न ये निकला कि केमिकल कंपोजिशन तो दोनों की सेम है, पर फ़र्क कौन पैदा कर रहा है, इंट्रैक्शन बिटवीन एटम्स, जो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग तरीके की हो सकती है। अगर वो एक डेफिनाइट ऑर्डर अरेंजमेंट में होगी तो वो मार्बल जैसी फिगर देगा। मार्बल जैसी फिगर को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म। कौन सी फॉर्म, क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टल जैसी। और अगर कुछ आता पता नहीं है, कैसे भी बॉन्डिंग बन रही है, एक डेफिनेट अरेंजमेंट में नहीं बन रही है, तो वो हमारा चौक हो जाएगा। चौक को हम फेक या स्यूडो या अमरफस सॉलिड्स के नाम से जानेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया कि क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है सॉलिड की, या स्यूडो फॉर्म या अमरफस फॉर्म जो है सॉलिड की, उनमें केमिकल कंपोजिशन का कोई लेना देना नहीं है। केमिकल कंपोजिशन में उनमें कोई डिफरेंस पैदा नहीं हो सकता। जो डिफरेंस पैदा होगा वो इसकी वजह से होगा, और ये सारी चीज़ क्या है, फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी वजह से चेंज आएगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा चौक और मार्बल। तो सर क्या ऐसा जो डिफरेंस है, फिज़िकल डिफरेंस, ये सिर्फ सॉलिड में होगा या कहीं और भी हो सकता है? तो ऐसा लिक्विड में भी पाया जाता है, हालांकि वो कोर्स के बियॉन्ड हो जाएगा, तो थोड़ा ब्रीफ में समझाऊंगा। लिक्विड जैसे आप वाटर लो तो एक वाटर ही हो गया और दूसरा आइस हो गया, तो वाटर अमरफस फॉर्म है, ये कैसे भी बन जाएगी। ठीक है, और आइस एक क्रिस्टल फॉर्म है। देखा है आपने, आइस का क्रिस्टल होता है और वाटर अमरफस फॉर्म होता है, कैसे भी हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको डिफरेंस समझ में आया होगा क्यों हम ये चैप्टर पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, ये है हम ये चैप्टर क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। ओके, ठीक है ना सब। हाँ चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद अब हम देखते हैं कि अमरफस फॉर्म और क्रिस्टलाइन फॉर्म में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो जैसे हम पे पहली बात तो यही, अमरफस को हम स्यूडो या फेक सॉलिड कहते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म हमारी ट्रू सॉलिड होते हैं। ठीक है, स्यूडो फॉर्म आपने अभी देखा फेक या अमरफस कहलाते हैं, और क्रिस्टलाइन आपके ट्रू सॉलिड होते हैं। दूसरा देखिए, जैसे क्रिस्टल का एग्जांपल आप बता सकते हैं, आइस हो गया है ना, और मार्बल हो गया। मार्बल लिख लेना, यहाँ क्या है, CaCO3। और जितने भी आपके सॉल्ट्स हैं और कुछ एलिमेंट भी क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे आपके कुछ सॉल्ट हो गए NaCl टाइप स्ट्रक्चर। NaCl टाइप में कौन कौन आएंगे, एक तो खुद NaCl आ गया, KCl आ गया, सीजियम क्लोराइड है ना, रुबिडियम क्लोराइड, ये सारे NaCl टाइप हो गए। और साथ में इसमें जैसे कॉपर, आयरन, टिन, गोल्ड, इनके जो क्रिस्टल्स होंगे तो वो भी आपके किस में आएंगे, क्रिस्टलाइन फॉर्म में आएंगे। एक और देखना है तो यहाँ पे डायमंड आ जाएगा। ठीक है, स्यूडो या फेक सॉलिड के एग्जाम्पल क्या हुए, तो ये आपने अभी देखे ही थे। जैसे इसमें सबसे पहले हमने लिखा चौक। चौक कौन सी फॉर्म, CaCO3, वैक्स, ग्लास और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बच्चों, ग्रेफाइट होता है कंडक्टर, जबकि ये भी कार्बन ही है, और डायमंड भी कार्बन है, पर ये क्या होता है, इंसुलेटर होता है।
ठीक है। ऑब्वियसली कंडक्टर इसलिए होगा क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इंसुलेटर इसलिए होगा क्योंकि उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे या अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे डायमंड में, इसलिए वो इंसुलेटर है। इसको हम बहुत एक्सटेंड करके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस इतना है। और इसके बाद अब हम दूसरा देखते हैं, इनके बीच में डिफरेंस अमरफस और क्रिस्टलाइन के बीच में। तो देखिए पहले क्रिस्टल देखिए, जैसे NaCl है, तो NaCl का जब आप क्रिस्टल देखेंगे तो हमेशा पहली बात आयनिक होता है ये कंपाउंड, तो एटम मत बनाना है, Na+ होगा, तो हमेशा Na+ के आगे Cl- होगा, Cl- के आगे Na+ होगा, Na+ के आगे Cl- होगा, Na+ के नीचे Cl-, Cl- के आगे Na+, Na+ के ऊपर Cl-, Na+ के आगे Cl-, Cl- के ऊपर Na+, Cl- के आगे Na+, और Na+ के ऊपर Cl-, ऐसे आप नीचे भी बढ़ाया जा सकता है। तो आपको यहाँ से पता चला एक डेफिनाइट ऑर्डर है, डेफिनाइट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। क्रिस्टल में आपको डेफिनाइट ऑर्डर मिलेगा अरेंजमेंट का, ठीक है। मतलब Na के बाद Cl, Cl के नीचे Na, Cl के आगे Na, Na के आगे Cl, Na के डायगोनल में Na, Na के डायगोनल में Na, Cl के डायगोनल में Cl। तो ये डेफिनाइट ऑर्डर है अरेंजमेंट का। तो सर ये तो हम समझ में आ गया। अब जैसे डायमंड है, डायमंड में तो कार्बन ही है, तो यहाँ कैसे डेफिनाइट ऑर्डर? यहाँ पे तो पता लग ही नहीं पाएगा कि जो कार्बन नीचे है क्या उसे होना भी चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे कैसे दाव खेलेंगे? यहाँ पे ऐसा होगा जैसे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, ठीक है। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, 4 वैलेंसी शो करेगा, तो हमेशा डायमंड में हर तरफ कार्बन होना ही चाहिए घिरा हुआ, एक कार्बन को 4 घेरने चाहिए। तो सर ग्रेफाइट में आप क्या करोगे? तो ग्रेफाइट में सिर्फ बात ये होगी कि ग्रेफाइट में एक कार्बन गायब होगा कहीं से, इस वजह से उसका नॉन डेफिनाइट या अनडेफिनाइट है ना, या अनऑर्डर अरेंजमेंट आ जाएगा। कहाँ? अमरफस फॉर्म में। किसका? ग्रेफाइट का। यहाँ से डिफरेंस क्रिएट करेंगे। डायमंड में तो कहीं भी वैकेंसी या होल या वाइड नहीं है, ग्रेफाइट में ज़रूर होगा वाइड या होल, ठीक है। और हम आगे बढ़ाएंगे उस चीज़ को जब हम डिफेक्ट पढ़ेंगे यहीं पे, कि उसी खाली जगह में जो कि ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में है, उसी खाली जगह में कहीं से अड़ोस पड़ोस से, नेबर से एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है। क्या करने के लिए? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। न्यूट्रल होगा ना ये ग्रेफाइट, अगर ऐसा थोड़ी है कि ग्रेफाइट में 2 तार जोड़ी और बल्ब जल गया, न्यूट्रल होगा भाई। तो ये न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आएगा। क्यों आ रहा है वो बाहर से इलेक्ट्रॉन? क्योंकि जैसे डायमंड में तो सारे कार्बन एक दूसरे को घेर रहे हैं, ग्रेफाइट में ऐसा नहीं होगा। ग्रेफाइट तभी अमरफस में है, कुछ डिसऑर्डर होगा उसमें, कुछ डिसऑर्डर अरेंजमेंट होगा, कुछ अनडेफिनाइट अरेंजमेंट होगा। वही अनडेफिनाइट अरेंजमेंट क्या है कि कार्बन गायब हो गया वहाँ से। अब उस कार्बन की कमी को पूरा करने के लिए कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन आएगा। और जब वो इलेक्ट्रॉन आएगा तो भाई वो कंडक्टिविटी शो करेगा। उसी कंडक्टिविटी की वजह से ये कैसा कहलाता है? कंडक्टर कहलाता है। और ये क्या कहलाता है? इंसुलेटर कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे तो सारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या न्यूट्रलिटी क्या है? मेंटेन्ड है। क्यों? क्योंकि सारे कार्बन के वैलेंसीज क्या हैं? सेटिस्फाई है। तो इसे ऐसी कभी भी नौबत आती नहीं है, ठीक है। थोड़ा हम अपने उससे भटक गए थे, पर ये आगे आपका आएगा तो आपने समझ लिया, वेल एंड गुड। चलिए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जैसे ए है तो ए के आगे चलो बी आ गया, पर बी के नीचे फिर देखो बी आ गया। ए आना चाहिए था, बी आ गया। ए के नीचे चलो ए आ गया, बी के आगे ए, चलो बढ़िया, बी के आगे ए, फिर ए के आगे बी आना चाहिए था, दोबारा ए आ गया। मतलब कैसा अरेंजमेंट है? डिसऑर्डर अरेंजमेंट है, डिसऑर्डर अरेंजमेंट। यहाँ पे कोई ऑर्डर ही नहीं है, हर जगह डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ये हमारे पास किस में आएगा? अमरफस में आएगा। और वो कहाँ आएगा? क्रिस्टलाइन में आएगा। गॉट इट?
इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद इसी को आगे बढ़ाएंगे और अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अमरफस के आपको डिफरेंस समझ में आए, क्रिस्टलाइन का भी आपको डिफरेंस समझ में आया। अब हम यहाँ पे एक डिफरेंस और देख लेते हैं। लेट अस से जैसे मैं यहाँ पे वैक्स लूँ, ये मेरा तीसरा हो जाएगा डिफरेंस, यहाँ पे भी तीसरा, और यहाँ पे मैं जैसे डायमंड क्या NaCl लूँ, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि NaCl एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट पोजेस करता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि तुम कहीं से लेके आए टाटा का नमक तो वो तो 100 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट होने लगा, और मैं किसी और का लाया, मान लो मैं लोकली लाया, डांडी से लाया, गुजरात से लाया, और वो 50 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट हो रहा है। नहीं जी, ऐसा कहीं नहीं होगा। NaCl की प्रॉपर्टी ही ऐसी है कि उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, कहीं से भी लाओ, कहीं भी गर्म करो, वो 198 केल्विन में ही मेल्ट होना, 198 डिग्री सेल्सियस में ही मेल्ट होना शुरू करेगा, ना उससे पहले ना उसके बाद। वो मेल्ट होना 198 डिग्री सेल्सियस में ही शुरू करेगा। और 198 डिग्री सेल्सियस ऐसे आसानी से नहीं मिलता, क्लीन में मिलेगा, भट्टी में मिलेगा। तो सर जो हम घर में सब्जी बनाते हैं उसमें भी तो NaCl डालते हैं, नमक डालते हैं, तो वहाँ तो आराम से हो जाता है मेल्ट। मेल्ट नहीं होता बच्चों, घुलता है, डिज़ोल्व होता है पानी में, मेल्ट नहीं होता। अगर आपके पेरेंट्स अलाउ करें तो आज किसी भी पैन में सिर्फ नमक डालना सॉलिड, और देखना वो मेल्ट कब करता है। मेल्ट नहीं करेगा बच्चों, घुलेगा, पानी में घुल सकता है, मेल्ट नहीं करेगा। तो NaCl का आपको समझ में आया। वैक्स की बात करते हैं तो भाई वैक्स, मान लो मेरे पास छोटी सी एक मोमबत्ती है, ठीक है, छोटी सी मोमबत्ती है, ये मेल्ट होना शुरू हो गई भाई। छोटी सी थी, बहुत पतली सी थी, ज़्यादा बना दी, बहुत पतली सी, है ना, जैसे वो छोटे बच्चों की कैंडल आती है ना बर्थडे में, वैसी। तो भाई वो 1 मिनट में मेल्ट करना शुरू कर गई, 1 मिनट में मेल्ट करना शुरू कर गई। और आपने देखा होगा बहुत सारे कैंडल लाइट्स जैसे डिनर होते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ी एक कैंडल रखी रहती है, ठीक है यार। ये कर रही 5 मिनट में मेल्ट होना शुरू। इसको भी तो वैसे ही बिहेव करना चाहिए था जैसे NaCl है भाई। NaCl इतना से लो उतना से लो, वो 98 डिग्री सेल्सियस में ही मेल्ट होगा। जबकि यहाँ क्या है, वैक्स साइज़ को देख रहा है, कम साइज़ तो जल्दी मेल्ट, ज़्यादा साइज़ तो कम, बहुत देर में मेल्ट, बहुत देर में मेल्ट। कम साइज़ तो जल्दी मेल्ट, ज़्यादा साइज़ तो बहुत देर में मेल्ट। यहाँ से हमें ये बात समझ में आई कि जो अमरफस फॉर्म होती है उसका लॉन्ग रेंज मेल्टिंग पॉइंट होता है, लॉन्ग रेंज मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, लॉन्ग रेंज मेल्टिंग पॉइंट का मतलब कि भाई अभी जलना शुरू हुआ, 1 घंटे बीत गया, ये ख़त्म ही नहीं हो रही। डिनर तो 10 मिनट में निपट गया, ये अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रही। जबकि यहाँ क्या है भाई, नमक जैसी 198 डिग्री सेल्सियस होगा, चाहे 1 चम्मच हो चाहे 10 किलो हो, मेल्ट होना एक ही साथ शुरू करेगा। जैसे 198 डिग्री सेल्सियस अटेंड हो जाएगा टेम्परेचर, तो एक साथ मेल्ट होना शुरू होगा। जबकि यहाँ क्या है, 5 मिनट भी चल रहे, 10 मिनट चल रहे, 15 चल रहे, 20 चल रहे, मेल्ट हो ही रहा है। ये फ़र्क है, ठीक है। तो आपको समझ में आया, क्रिस्टलाइन फॉर्म किया शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि अमरफस फॉर्म का लॉन्ग रेंज मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। चलिए चौथा मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ क्रिस्टलाइन और अमरफस का। क्रिस्टलाइन फॉर्म और अमरफस फॉर्म देखिए, जैसे यहाँ मेरे पास वैक्स है, ये मैं इसे यहाँ से काट रहा हूँ, यहाँ से भी कट रहा है, ऐसे भी कट सकता है, 2 पार्ट हो सकते हैं ट्राइंगल, ऐसे भी कट सकते हैं, 2 पार्ट हो सकते हैं स्क्वायर, ऐसे भी कट सकते हैं, 2 पार्ट हो सकता है रेक्टेंगल। मैं कैसी भी शेप में इसे काट सकता हूँ, मैं इसे कैसी भी शेप में काट सकता हूँ, सब्जेक्ट टू द कंडीशन ये चटके ना, ब्रिटल ना हो। तो आपने देखा ये वैक्स आसानी से कट जाता है, चटकता नहीं है। कैसी भी शेप में काटो नाइफ से, चटकता नहीं है, कट जाता है,
ठीक है। जबकि क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या है, जैसे आपने बड़ा सा एक नमक का टुकड़ा लिया या ग्लास ही लिया, चलो अब ग्लास क्यों, नमक का टुकड़ा लिया आपने एक, है ना, नमक का टुकड़ा बहुत बड़ा ले लिया आपने, कहीं से मिल गया आपको, ब्रिक फॉर्म में मिल गया, तो वो ऐसे तो कट पा रहा है, ऐसे आसानी से कट गया वो, आरी से थोड़ा शार्प, ऐसे नहीं कि तो 5 मिनट में लगे हुए, 1 ही सेकंड में काटना पड़ेगा उसे बहुत तेज़ी से, है ना, ऐसे नहीं कट पा रहा, ऐसे नहीं कट पा रहा, ऐसे कट पा रहा है, मतलब ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही कटेगा। इसकी जो क्लीवेज है, काटेंगे इसे, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कटेगा, वैसे नहीं कट सकता कि जैसे यहाँ है हर डायरेक्शन में कट रहा है, यहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जब कोई चीज़ पर्टिकुलर डायरेक्शन में कटती है तो वो एक प्रॉपर्टी शो करती है जिसको बोलते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या होता है? क्लीवेज प्रॉपर्टी which can only cut in particular direction, which can only cut in particular direction। ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही कटेगा, ऐसे नहीं कि कैसे भी कट गया, ठीक है। जबकि ये नॉन क्लीवेज है। नॉन क्लीवेज आप समझ ही गए हैं, नॉन क्लीवेज मतलब हर पॉसिबल डायरेक्शन में कट हो सकता है, कट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ये हर पॉसिबल डायरेक्शन में कट हो सकता है। चलिए, इसके बाद लास्ट जो चीज़ है वो क्या चीज़ है? लास्ट चीज़ है आइसोट्रोपी। आइसोट्रोपी और एन आइसोट्रोपी। आइसो मतलब होता है सेम, ट्रोपी मतलब स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ जो हर मटेरियल टू मटेरियल डिफ़र करेगी। ज़रा आप समझिए पहले एन आइसोट्रोपी क्या है। आइसोट्रोपी आ जाएगा आपको समझ में, आइसोट्रोपी समझा नहीं सकते इसलिए एन आइसोट्रोपी में ज़्यादा जोर दिया जाएगा। मान लेते हैं वही अपना हर समय का साथी NaCl, Na के नीचे Cl, Na के सामने Cl, Cl के सामने Na, Na के ऊपर इधर Na, Cl के डायगोनल में Cl। यहाँ हमारे पास एक क्रिस्टल है। अब आप बस एक चीज़ देखिए, क्या यहाँ की बॉन्डिंग अलग तरह की होगी? ऑब्वियसली Na और Na के बीच में बॉन्डिंग अलग तरह की होगी, इस बॉन्डिंग का नाम दे दिया 1। क्या Cl और Cl के बीच में भी अलग तरह की बॉन्डिंग होगी? हाँ होगी, इसको बोल देंगे बॉन्डिंग 2। और थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएं तो Na मेटल है, Na क्या है? सोडियम। सोडियम क्या है? मेटल है ना, तो यहाँ पे होगी मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है। और क्लोरीन नॉन मेटल है तो यहाँ होगी नॉन मेटालिक बॉन्डिंग। और देखिए जब एक Na एक Cl से बॉन्ड बनाएगा तो इसे हम बोलेंगे आयनिक बॉन्डिंग। क्या तीनों बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ सेम होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। 11th में भी आपने पढ़ा था, आयनिक जो बॉन्डिंग होती है वो ज़्यादा होती है किससे? मेटालिक से। और मेटालिक बॉन्डिंग कब ज़्यादा फेवरेबल होती है? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हों? ज़्यादा हो। आपको दिख रहा है, देखो सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन गया, एक इसने लूज़ करा Na+ ने, और Cl ने गेन करा, तो Cl पे एक इलेक्ट्रॉन है, Cl ने गेन करा तभी तो नेगेटिव आया, तो Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, इस पे एक इलेक्ट्रॉन है, Na ने दे दिया, तो अभी फ़ायदे में कौन है? Cl। तो अगर हम ये भी देखें तो सबसे ज़्यादा यहाँ बॉन्डिंग सबसे पहले तो देखो भाई आयनिक होगी, ठीक है। फिर उसके बाद बढ़िया बॉन्डिंग कौन सी होगी? Cl वाली। Cl वाली कौन सी है? नॉन मेटेलिक बॉन्डिंग। और फिर कौन सी होगी? मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है। आयनिक, नॉन मेटालिक बॉन्डिंग और मेटालिक बॉन्डिंग। आपने देखा तीनों बॉन्डिंग अलग अलग तरह की है, तीनों बॉन्डिंग अलग अलग तरह की है। अब मेरे पास 3 स्टूडेंट हैं, 1, 2 और 3। मैंने बोला आप इस NaCl का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो। मैंने बोला आप इस NaCl का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो। मैंने आपसे फिर बोला, 3 और बच्चों को बुलाया, मैंने बोला इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालो।
फिर 3 और बच्चे आए, मैंने उन्हें बोला इनकी आप ऑप्टिकल डेंसिटी निकालो। पहले क्या बोला था? ऑप्टिकल डेंसिटी, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये चारों चीज़ें क्या सबके लिए सेम आएगी? नहीं। मान लो जैसे पहले जो सेट आया वो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाह रहा, एक बंदे का हाथ पड़ा है इस पे आयनिक बॉन्डिंग पे, आयनिक बॉन्डिंग मतलब Na और Cl से, वो इस डायरेक्शन में निकाल रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस डायरेक्शन में निकाल रहा है, एक इस डायरेक्शन में निकाल रहा है, एक इस डायरेक्शन में निकाल रहा है। तीनों का डेटा अलग अलग आएगा। क्यों आएगा अलग अलग? क्योंकि बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ क्या है? अलग अलग है। तो तीनों का डेटा कैसा आएगा? अलग अलग आएगा। अब ऐसे ही मैं बाकी 3 और सेट को बुलाऊं और उन्हें बोलूं कि भाई पहले वालों ने तो ये देखा एक एनोमली है कि सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ रही? अलग अलग आ रही। आपको पता है उसका रीज़न? उनको नहीं पता, आपको पता है, क्योंकि यहाँ बॉन्डिंग अलग तरह की है तो भाई डेटा भी अलग अलग आने थे, तो सबकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग आया। कोइंसिडेंटली ताज्जुब की बात है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बाकी जो 3 स्टूडेंट थे उनके अलग आई, और फिर जो कंडक्टिविटी निकाल रहे थे वो भी अलग आई, है ना, और ऑप्टिकल डेंसिटी भी अलग आई। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एन आइसोट्रोपी। हर अलग अलग डायरेक्शन में सेम फिजिकल क्वांटिटी किसी सेम क्रिस्टल के लिए अलग अलग आना। क्या बोला मैंने? किसी सेम क्रिस्टल के लिए एक ही प्रॉपर्टी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग आएगी। एक क्रिस्टल एक ही प्रॉपर्टी, एक क्रिस्टल एक ही प्रॉपर्टी, अलग डायरेक्शन, अलग आई वैल्यूज़, अलग डेटा आया। इसे बोलते हैं एन आइसोट्रोपी। एन आइसोट्रोपी क्या हुआ? आप लिखिए, ये मैं मिटा रहा हूँ। एन आइसोट्रोपी मतलब क्या हुआ? एन आइसोट्रोपी मतलब फॉर सेम क्रिस्टल फॉर सेम प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती हैं? वो प्रॉपर्टी जैसे हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? वो प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? वो प्रॉपर्टी हो सकती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। और क्या हो सकती है वो प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी हो सकती है ऑप्टिकल डेंसिटी। और क्या हो सकती है वो प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी हो सकती है कंडक्टिविटी। आपको बच्चों रीज़न पता है इन सब का? बॉन्डिंग अलग है ना, नॉन मेटेलिक, मेटेलिक, आयनिक। तो फॉर सेम क्रिस्टल सेम प्रॉपर्टी, द डेटाज obtained in different directions are different। सेम क्रिस्टल सेम प्रॉपर्टी निकालने जा रहे हैं 3 बंदे, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डेटा ऑब्टेन्ड हुआ, तो उसी चीज़ को हम एनआइसोट्रोपी बोलेंगे। प्रॉपर्टी सेम नहीं आ रही है, मतलब प्रॉपर्टी का डेटा सेम नहीं आ रहा है, इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आगे पढ़ेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी 11th में पढ़ के आए हो। किसी भी मटेरियल की ग्रेविटी का जब हम रेशियो उतने ही मास के वाटर के साथ निकालते हैं, है ना, मतलब द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस टू द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, उसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी आगे पढ़ा जाएगा, और कंडक्टिविटी आप चिर परिचित हो इस चीज़ से, तो इसे हम एनआइसोट्रोपी बोलते हैं। आइसोट्रोपी क्या है भाई? बहुत बढ़िया कि ये अच्छे से जान लगा दी, इसमें हमें समझ में आ गया क्या चीज़ है ये। आइसोट्रोपी देखिए क्या है भाई, मान लिया ए के नीचे ए ही आ रहा है 3 बार, फिर बी आ गया, अरे यार ए आ गया दोबारा, फिर ए आ गया, फिर बी चल रहा है, और पता नहीं क्या चल रहा है, नहीं आ रहा समझ में। आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि किसके बाद क्या आ जाए। तो जब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किस आयन के बाद क्या आएगा, इसका मतलब आप ये भी नहीं बता सकते कि किस डायरेक्शन में किस तरह की बॉन्डिंग होगी। आप नहीं बता सकते कि जब हम लेफ़्ट से राइट या अप से डाउन जा रहे हैं या डायगनली जा रहे हैं तो ज़रूरी है आयनिक आएगा, ज़रूरी है मेटेलिक आए, नहीं, ज़रूरी है नॉन मेटेलिक आए, नहीं। आप बताइए, अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, आप पता ही नहीं लगा पा रहे हैं कि किस डायरेक्शन में कैसी बॉन्डिंग है,
किस डायरेक्शन में कैसी बॉन्डिंग है अगर आपको पता नहीं है तो आप ये भी नहीं बता सकते कि किस डायरेक्शन में किस प्रॉपर्टी का कितना डेटा आएगा, चांस ही नहीं है। आप ये भी नहीं बता सकते कि किस डायरेक्शन में किस प्रॉपर्टी का कितना डेटा आएगा। तो आइसोट्रोपी में सारी चीज़ें गड़बड़ है, अनप्रिडिक्टेबल डेटा आएगा यहाँ से। डेटा तो आएगा ही नहीं, अनप्रिडिक्टेबल टू डिफाइन एनी डेटा इन एनी डायरेक्शन, बात ही नहीं करनी, हमें नहीं पता क्या आएगा। तो हर जो IUPAC थी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उन्होंने क्या बोला, टेंशन ही ना लो, एन आइसोट्रोपी अच्छे से समझा दो। आइसोट्रोपी मतलब डेटा इज सेम फॉर अ सर्टेन प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? 4। डेटा इज सेम फॉर अ सर्टेन प्रॉपर्टी इन अ सर्टेन डायरेक्शन, इन अ सर्टेन डायरेक्शन फॉर अ गिवन क्रिस्टल। तो आइसोट्रोपी बहुत बढ़िया भाई, कहीं भी चलो एक ही क्रिस्टल, ये नहीं कि इधर इधर मार रहे हाथ, वही क्रिस्टल कितने भी स्टूडेंट भेज दो, कितनी भी डायरेक्शन में, डेटा मान लो सही है, रिसर्च ही नहीं करनी, प्रैक्टिकल करना ही नहीं, तुम निकाल ही नहीं पाओगे वैक्स में। तो हमने ये मान लिया कि वहाँ पे करना ही नहीं है, किसी इंसान का टाइम क्यों वेस्ट करना। यही मान लो कि वहाँ पे अगर ऐसा कोई वैक्स हुआ, माइका हुई, ग्लास हुई, तो उसकी हर डायरेक्शन में एक ही तरह की बॉन्डिंग है, जैसे वैक्स में कोवेलेंट होती है, और हर समय डेटा क्या आएगा, सेम आएगा। ये है आइसोट्रोपी और एनाइसोट्रोपी। ठीक है, होप आपको समझ में आया हो। चलिए, तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत तरह के हम पे अब ट्रू सॉलिड हैं। अब सारी बातें आपने कर ली है किसकी, अमरफस की, थोड़ी बात है अब किसकी, ट्रू सॉलिड्स की। देखिए, ट्रू सॉलिड्स हमने 4 पार्ट में डिवाइड करें। पहला पार्ट कौन है, आयनिक, दूसरा मेटालिक, तीसरा कोवेलेंट या एटॉमिक, और चौथा मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स 2 तरह के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। ठीक है, 4 हैं हम पे, आयनिक, मेटालिक, एटॉमिक, मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर, एटॉमिक, आयनिक, मेटालिक, आयनिक, मेटालिक, मॉलिक्यूलर, एटॉमिक। ठीक है, अच्छा देखिए, बहुत तरह के हमने इनमें डिफरेंस बना रखे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर्टी कि इनमें क्या कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस पाए जाते हैं। तो जैसे आयनिक की बात करें तो आयंस 2 तरह के होते हैं, एक होता है कटायन जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और एक होता है अनायन जो नेगेटिवली चार्ज होता है, जो कि ये है। जैसे NaCl देखें तो Na+ होगा और Cl क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, मेटालिक में बात करें तो मेटल का हमने एक इलेक्ट्रॉन C मॉडल देखा था। उसमें होता क्या है, जैसे मेटल होता है कोई, जैसे ये आयरन की रॉड है, तो इसमें आयरन का कटायन होगा और साथ में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। और कटायन तो फिक्स होते हैं, रिजिड होते हैं, इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में, C फॉर्म में मूव करते हैं। मेटालिक में मेटल का कटायन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच कुछ बॉन्डिंग होगी, यही इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। कोवेलेंट या एटॉमिक में एटम्स होंगे, न्यूट्रल एटम्स। और मॉलिक्यूलर, जैसे पानी का मॉलिक्यूल है वो दूसरे के पानी के मॉलिक्यूल के साथ किस में, बॉन्डिंग में। ये केमिकल बॉन्डिंग तो नहीं होगी, फिजिकल बॉन्डिंग होगी, पर हैं, जुड़े हुए हैं। तो आपको पता चला 4 तरह के हम पे ट्रू सॉलिड हैं। कौन कौन से, आयनिक, मेटालिक, एटॉमिक, मॉलिक्यूलर। आयनिक का कॉन्स्टिट्यूएंट है कटायन और अनायन। मेटालिक में इलेक्ट्रॉन C मॉडल लगाएंगे, मेटल का कटायन और इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में, C फॉर्म में। एटॉमिक या कोवेलेंट में एटम्स ही होंगे, और मॉलिक्यूलर में मॉलिक्यूल्स होंगे। मॉलिक्यूल 2 तरह के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। देखिए, पोलर मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, पोल्स होने चाहिए, जैसे HCl, H थोड़ा पॉजिटिव, Cl थोड़ा नेगेटिव, CO2 ऐसे, CO2, O इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, तो पोलर है। नॉन पोलर जैसे O2, पता ही नहीं कौन सा ऑक्सीजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, कौन सा इलेक्ट्रो नेगेटिव है। O2, N2, ओजोन, ये सारे नॉन पोलर होंगे। ठीक है, बात करते हैं दूसरा डिफरेंस है इनके बीच में, बॉन्डिंग। ठीक है,
बॉन्डिंग। तो भाई कटायन और अनायन के बीच में क्या होगा, आयनिक बॉन्डिंग होगी। कैसी बॉन्डिंग होगी, आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग। क्योंकि आप फिजिक्स भी पढ़ रहे हो तो आपको पता है चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स होता है जिसका नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है क्योंकि सोडियम में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन में एक यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फिजिक्स में बॉन्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री में वो जगह किसकी है, आयनिक की है। ऐसी मेटेलिक बॉन्ड जो है मेटल्स के अंदर है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज और मेटल का टाइन होता है पॉजिटिवली चार्ज। अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मेटल के कटायन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हाँ वो अलग बात है यहाँ पे सब एटॉमिक लेवल में, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है इसी आयरन के एटम का है। आयरन का जो एटॉमिक सिस्टम होगा उसमें आयरन का कटायन होगा और साथ में उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। तो यह है सब एटॉमिक बेस पे और यह है आयनिक या एटॉमिक बेस पे। दो आयन्स या एटम आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिकली, एक सोडियम का और एक क्लोरीन का, जबकि यहाँ पे आयरन ही है और आयरन का ही इलेक्ट्रॉन उसके साथ इंट्रैक्शन कर रहा है। ये सब एटॉमिक लेवल है और ये एटॉमिक या आयनिक लेवल है। इसके बाद आते हैं कोवेलेंट या एटॉमिक स्केल में, है ना। तो इसमें बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। आपको भी पता है कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, शेयरिंग में, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन शेयर करें, जैसे यहीं पे HCl है, Cl भाई नॉन मेटल है, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन देगा। हाइड्रोजन एसिड के जैसे बिहेव करता है, क्लोरीन बेस के जैसे बिहेव करता है। तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसे देना चाहेगा तो इनके बीच में दे तो नहीं पाएगा, सॉर्ट ऑफ शेयरिंग होगी, ना क्लोरीन ले पाएगा ना हाइड्रोजन दे पाएगा, शेयरिंग होगी। तो यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बना शेयरिंग की वजह से, तो कोवेलेंट एटॉमिक बॉन्ड यहाँ बनेगा। बात करते हैं मॉलिक्यूलर में, आप खुद समझिए। जैसे ये पानी बोतल है, तो ये जो पानी की बोतल है इसमें देखिए पानी का मॉलिक्यूल सब एक साथ ही जा रहा है। ऐसे क्यों नहीं हो रहा कि कुछ पानी का मॉलिक्यूल इधर रहे लेयर में और कुछ यहाँ रहे, सब साथ में ही जा रहे हैं ऐसे, ये देखो, है ना, सब साथ में ही जा रहे हैं। तो ऐसा इसलिए है, इनके बीच में देखो, पहली बात तो ये समझना पड़ेगा एक वाटर के मॉलिक्यूल को क्या ज़रूरत पड़ गई कि वो बाकियों के साथ ही जाए, भेड़ का झुंड थोड़ी है। तो केमिकली तो इनको कुछ ज़रूरत नहीं है, केमिकली ज़रूरत नहीं है, केमिकली इनका ऑक्टेट और एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन चुका है वाटर का। फिज़िकली जा सकते हैं, है ना, क्योंकि आपको पता है ना, यूनिटी में एकता, मतलब यूनिटी में ताकत होती है ना। तो जब सारे पानी के मॉलिक्यूल एक साथ जाएंगे, यूनिटी में रहेंगे, तो इनको कोई ज़्यादा परेशान नहीं कर सकता, हिला हुला नहीं सकता, है ना, यह है ना, अलग नहीं कर सकता। तो हुआ क्या, देखो केमिकली इन्हें ज़रूरत नहीं है, फिज़िकली क्यों ज़रूरत है, फिज़िकली इसलिए ज़रूरत है क्योंकि बहुत तरह के फिज़िकल फोर्सेस होते हैं। कौन कौन से फोर्सेस होते हैं फिज़िकल, दो मेन कैटेगरी में डिवाइड है, वॉन्डरवॉल और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वॉन्डरवॉल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वॉन्डरवॉल फोर्सेस 5 तरह की है, कौन कौन सी हैं, आयन और आयन के बीच की फिज़िकल बॉन्डिंग, आयन और डाइपोल के बीच की फिज़िकल बॉन्डिंग, एटम, न्यूट्रल एटम और आयन्स के बीच की फिज़िकल बॉन्डिंग, ठीक है, डाइपोल और एटम के बीच की फिज़िकल बॉन्डिंग, आयन 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 डाइपोल, न्यूट्रल एटम डाइपोल न्यूट्रल एटम आयन, और डाइपोल डाइपोल के बीच की 5 अलग अलग नाम हैं इनके, डेबियर फोर्स, लंदन फोर्स, है ना, इतने सारे फोर्स हैं, वॉन्डरवॉल फोर्स के अंदर आते हैं। तो फिज़िकली जुड़े हुए हैं, फिज़िकल कम लेस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज़ कंपैरिजन टू केमिकल, आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो इसलिए हीट करते हैं तो ये अपने दोस्त अपना ही साथ छोड़ देते हैं, इन्हें बॉईल करेंगे तो कुछ पानी के मॉलिक्यूल ऊपर भाग जाते हैं, इनमें इतनी एकता नहीं है, दिखावा है। चलिए बात करते हैं हार्डनेस की। तो भाई आयनिक हार्ड होता है पर नमक चटकता भी है, ब्रिटल है। मेटालिक की बहुत हार्ड होता है भाई, मेटल को ऐसे बहुत मुश्किल से मोड़ा जा सकता है, अगर बहुत हैवी हो गया तो नहीं, चौड़ा हो गया तो नहीं, मोटा हो गया तो नहीं, थिक हो गया तो नहीं। यहाँ बात करते हैं तो बहुत हार्ड है, वेरी हार्ड, जैसे डायमंड हो गया, डायमंड बहुत हार्ड है भाई, नहीं तोड़ा जा सकता, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। हालांकि अब इससे स्ट्रॉन्गेस्ट भी होते हैं, आपको भी पता है, जैसे बकमिंस्टर फुलरीन हो गया C60 या C180 C185 भी, तो वैसे
और मॉलिक्यूलर दो तरह के होते हैं, पोलर हार्ड, नॉन पोलर सॉफ्ट, पोलर हार्ड, नॉन पोलर सॉफ्ट, पोलर हार्ड, नॉन पोलर सॉफ्ट। जैसे ये है पोलर, कौन सा है, ये है, ये बहुत हार्ड होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में सम सॉर्ट ऑफ, आपने पढ़ा है कौन सा, फजान्स रूल क्लास 11th में, सॉर्ट ऑफ इनमें भी किस तरह की बॉन्डिंग होगी, आयनिक होगी। तो इनमें दो तरह के बॉन्ड हैं, इसलिए इन्हें तोड़ना बड़ा मुश्किल है। जबकि नॉन पोलर को आसानी से हट, देखो अलग हो गए, है ना, ऐसे हो जाएंगे। इसके बाद सॉल्युबिलिटी देखो भाई, आयनिक पोलर में घुलना चाहेगा, NaCl किस में घुलना चाहेगा, पानी में, क्योंकि वो भी देखो क्या होता है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, है ना, ये फिर पॉजिटिव, है ना, ऐसे। तो लाइक में डिज़ोल्व होना चाहता है, पोलर में ही मिलना चाहेगा, नॉन पोलर में मिलना चाहेगा। इसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे अल्कोहल वाटर, अल्कोहल तो पोलर है थोड़ा सा रेजोनेंस की वजह से, है ना, और पानी आपका कैसे होता है, पोलर ही नॉन पोलर दोनों जैसे होता है, एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। तो जैसा देश वैसा बेस हो जाता है पानी का, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। पोलर हार्ड, नॉन पोलर सॉफ्ट, सॉल्युबिलिटी हमने देख ली, अच्छा हार्डनेस देख ली। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो ये पोलर में घुलना चाहेगा, और मेटेलिक देखो ऐसे नहीं घुलते, जैसे एक्वा रिजियम मेटल्स को घोल देता है, कंसनट्रेटेड HCl प्लस कंसनट्रेटेड HNO3 मेटल्स को घोल देता है। पर एक्वा रिजियम केमिकल है, ऐसा नहीं कि पानी में डाला और तुम्हारा कि गोल्ड की चेन है वो घुल गई, है ना, ये ऐसी चीज़ें नहीं होती है ना, जैसे गोल्ड की अंगूठी बना रखी है वो घुल गई, ऐसे नहीं होता। तो हाईली स्ट्रॉन्ग कोरोसिव केमिकल की वजह से ही जो हमारे पर्टिकुलर मेटल हैं, जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, वो घुल पाते हैं, ठीक है। कोवलेंट इनसॉल्युबल होता है, डायमंड घुल गया तो भाई क्या इतनी बड़ी इकोनॉमी थोड़ी होती है डायमंड की, है ना, तो डायमंड घुल नहीं सकता ऐसे। बात करते हैं ये, तो भाई इनकी लाइक वाली बात है, पोलर में घुलना चाहेगा, नॉन पोलर में घुलना चाहेगा। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आयनिक का बहुत हाई होता है, देखो अभी डिस्कस कर ही चुके हैं NaCl का। मेटल का भी आपको पता है बहुत हाई होता है, डायमंड का तो होगा ही हाई। डायमंड को जलाओगे तो कार्बन मिलेगा भाई, जलाने की कोशिश मत करना, कार्बन की धुआं बन जाएगा, है ना, कार्बन का स्मोक बनेगा, ठीक है। सूट बोलते हैं जिसे, SaOOT, जो पैन के नीचे लग जाता है ना, अनबर्नट कार्बन, हाइड्रोकार्बन, वो इसकी बहुत लो होती है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है। CO2 देखा ही आपने, वाटर देखा ही आपने, जल्दी से वेपर बनती है ना वाटर की। अच्छा कंडक्टिविटी भाई, आयनिक कंडक्टिव होगा ही नहीं सॉलिड फॉर्म में, आपने खुद भी देखा होगा। नमक ऐसा नहीं है कि नमक बहुत सारे लिया कटोरी में, तार लगाई और इधर फिर वो कर दिया, दोबारा तार ऐसे हटाई और हो गया काम, जल गया बल्ब, ऐसे नहीं होता। NaCl या जितने भी आयनिक हैं ये सॉलिड फॉर्म में कंडक्टिव नहीं होते हैं। पर NaCl का जब हम सॉल्यूशन बना देते हैं, पानी जिसे हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन, वो कंडक्टिव होता है। और NaCl के जो फ्यूज फॉर्म है, मोल्टन फॉर्म है, वो भी कंडक्टिव होती है। इसके पीछे एक रीज़न है, NaCl जो है, ये जो भी आयनिक होते हैं, जब वो सोल्यूबल होते हैं तो वो डिसोसिएट हो जाते हैं। अभी तो NaCl के बीच में बॉन्ड है, Na+ और Cl के बीच में क्या है, बॉन्ड है ना, तो ये टूटेंगे नहीं। पर जैसे ही हम इन्हें किस में ले जाते हैं, सॉल्यूशन में ले गए, तो सॉल्यूशन में क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा। क्लास 11th में हमने पढ़ाई था, इनको डिसोसिएट करने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं, है ना, पानी से मिलती है तो हाइड्रेशन एनर्जी। और फ्यूज़ कर देते हैं तो आपको पता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ठीक है, तो फ्यूज़ करेंगे तब भी ये टूट जाएगा। तो अब Na और Cl फ्री हो गए तो कंडक्टिव कर सकते हैं, अब इन्हें कोई रोकने वाला नहीं, फ्री हो गए, ठीक है। तो इसलिए ये मोल्टन या फ्यूज स्टेट में कंडक्टिव होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, मेटालिक आपको बताइए हाई होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, लो होती है, कोवेलेंट की तो बहुत ही लो है, डायमंड बस ग्रेफाइट है। और ग्रेफाइट का हम आगे भी पढ़ेंगे, है ना। ग्रेफाइट कैसे होता है, कंडक्टिव होता है, आपको मैंने अभी बताया भी था। ग्रेफाइट में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, तो आपने सुना है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉथ जो थी आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉथ, तो उसमें आपने पढ़ा था कि ग्रेफाइट में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन देखो ग्रेफाइट लेयर फॉर्म में होता है, ऐसी बहुत सारी लेयर होती हैं, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन लेयर टू लेयर क्या करता रहता है, मूव करता रहता है, जिसकी वजह से क्या आ जाती है, कंडक्टिविटी आ जाती है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक एक्सेप्शन था, मेटालिक में हार्डनेस में मरकरी लिक्विड होता है, ठीक है। ब्रोमीन भी लिक्विड होता है, पर ब्रोमीन थोड़ा कोरोसिव होता है और टॉक्सिक होता है, इसलिए नहीं लेते, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखें तो लो है, कंडक्टिविटी लो ही होगी। देखो ये सारे एक स्टेबल मॉलिक्यूल हैं, तो कंडक्ट क्यों होंगे, ठीक है, ये।
चलिए, आपको समझ में आ गया होगा ये, वेरी गुड। चलिए 2-3 हम चीज़ों का डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन देंगे। तो जैसे हम पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे पहला है वाई आर सॉलिड रिजिड। सॉलिड रिजिड क्यों होते हैं? रिजिड मतलब हिंदी में होता है कठोर, कैड़ा, है ना। क्यों होते हैं सॉलिड्स रिजिड? पहला क्वेश्चन ये है। कोई चीज़ रिजिड, स्टिफ, टेंसाइल क्यों होती है? स्टिफ STIFF, टेंसाइल क्यों होती है कोई चीज़, है ना? जब उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, किसके बीच में? मॉलिक्यूल्स के बीच में। कैसा वाला? इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन मॉलिक्यूल, अगर वो बहुत हाई हो, बहुत ज़्यादा हाई हो, और ज़्यादा हाई कब हो सकता है? जब क्लोज पैकिंग हो, बहुत क्लोजली पैक्ड हो, तब वो चीज़ रिजिड होती है। और आपको बताइए सॉलिड में गैप नहीं होता, इतना डेंस होते हैं, है ना, बहुत डेंस होते हैं सॉलिड। इसी की वजह से आप पे क्या होगा, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से रिजिड होंगे क्लोज पैकिंग की वजह से। दूसरी, वाई सॉलिड्स हैव डेफिनाइट वॉल्यूम। सॉलिड्स में डेफिनाइट वॉल्यूम क्यों होती है? मेन बात ये है, सॉलिड्स में डेफिनाइट वॉल्यूम क्यों होती है? तो आपने अभी पढ़ा, डेफिनाइट वॉल्यूम उसी की हो सकती है जो कंप्रेस ना हो। तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज दे आर इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेस नहीं होते, दैट्स वाई इनकम्प्रेसिबल। इसका इनडायरेक्ट रीजन वही है कि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, डेंसली पैक होंगे, इसलिए कंप्रेस नहीं होंगे, जगह ही नहीं है भाई दबने की, कहाँ से होंगे, है ना, ये चीज़ है। तीसरा, वाई ग्लास इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड, या हम ये लिख सकते हैं एक और क्वेश्चन, वाई ग्लास इज कॉल्ड स्यूडो सॉलिड। स्यूडो सॉलिड क्यों कहते हैं? आपको पता है स्यूडो किसका नाम है? अमरफस का नाम है ना। तो ग्लास को हम सुपर कूल्ड लिक्विड या स्यूडो सॉलिड क्यों कहते हैं? तो ग्लास की फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, ग्लास की फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। फ्लो करता है भाई, ये जैसे विंडो पेन्स हैं, ग्लास है, तो ये जो ग्लास है, ये ग्लास जो है ये फ्लो करता है, मतलब फ्लूइड होता है, इसका एक स्लो स्टडी रेट होता है, स्लो स्टडी रेट होगा। एक अंदाज़ा लगाएं तो लगभग कितना होता है, कैसे मूव करेगा ये? ऊपर से नीचे करेगा भाई, नीचे से ऊपर कैसे जाएगा? ग्रेविटी की वजह से ऊपर से नीचे आएगा। कितना होगा? लगभग 1 किलोमीटर 10 साल में, 10 ईयर्स में 1 किलोमीटर ये मूव करेगा। 10 साल में 1 किलोमीटर ये क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, बीच से ये पतला होने लगता है, थिन होने लगता है, और साइड में यहाँ ये थोड़ा मोटा होने लगता है। बीच में पतला, साइड में मोटा, बीच में पतला, साइड में मोटा, ठीक है, बीच में पतला, साइड में मोटा, ऐसे चलता रहता है ये, है ना। तो आपको ये पता चल गया ग्लास को हम सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं, ड्यू टू इट्स
टेंडेंसी टू फ्लो, ड्यू टू इट्स टेंडेंसी टू फ्लो करता है। इसकी वजह से इसे सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। लिक्विड की भी टेंडेंसी क्या होती है, फ्लो करने की, और सुपर कूल्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बहुत हल्के से फ्लो करता है ये, इसलिए, है ना। ये इसी वजह से देखो क्या होता है कि जैसे पुराने घर होते हैं, जैसे डाक बंगला, भूत बंगला, तो उसमें देखो विंडो पेन्स बहुत कोई ध्यान तो देता ही नहीं है, तो बहुत ख़राब हो जाते हैं ना, पीले से बढ़ जाते हैं, कच्चे से हो जाते हैं। तो वहाँ पे बॉल लगती है जब क्रिकेट की, तो वो बहुत जल्दी टूटते हैं एज़ कंपैरिजन टू नए घर, नए अपार्टमेंट में जो शीशे लगे हैं, उनमें इतने जल्दी से बॉल नहीं टूटती, बॉल से वो टूटते नहीं हैं, जबकि ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं, है ना। ये क्यों टूटते हैं आपको ही पता है, क्योंकि चांस ज़्यादा बीच में लगने के ही होंगे, तो बीच में लगेगी तो टूट जाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ है, ये हो गया। नेक्स्ट है आप पे वाई ओल्ड विंडो ग्लास पेन्स, पेन्स बोलते हैं उसे, पेन्स, PANES, वाई ओल्ड विंडो ग्लास पेन्स बिकम्स येलो। येलो क्यों हो जाते हैं भाई, तो देखिए ग्लास बनता किससे, सैंड से बनता है, सैंड, सैंड पता है, सैंड, रेत होती ना, रेत, सैंड, उनसे बनता है ग्लास, ठीक है। तो होता क्या, देखो किसी भी चीज़ की क्या टेंडेंसी होगी कभी ना कभी अपने जीवन काल में, कि वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाए। ग्लास किससे बना है, सैंड से बना है, उसमें कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हों, कुछ ऐसे चेंज हों जिसके वजह से वो दोबारा सैंड में बन जाए, कन्वर्ट हो जाए, तो भाई वो येलो ही होगा, क्योंकि सैंड भी कैसी होती है, रेत, येलो टाइप की होती है, तो ये भी येलो ही होगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एनीलिंग। एनीलिंग, एनीलिंग क्या होता है कि रैपिड चेंज इन टेम्परेचर, रैपिड कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर। जैसे कि कहाँ होता है, डेजर्ट में होता है। रेत जो होती है, रेत जो होती है आपकी, सैंड, वो दिन में तो उस पर गर्मी पड़ रही बहुत सारी, तो बहुत गर्म होगी, और रात को वो इतनी ठंडी हो जाएगी जैसे जैसे हमारी विंटर्स होती हैं दिसंबर की, है ना, क्योंकि भाई उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होती, तो वो रिटेन नहीं कर पाती उस हीट को, है ना, जैसी ली वैसी थी। तो एनीलिंग में मतलब क्या होता है, जैसे ये विंडो पेन है, ग्लास है, ठीक है, इस पर रात को तो धूप पड़ रही, तो टेम्परेचर हो गया हाई, और यहाँ पे कौन है, वही मामा चांद, रात को, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हीट वापस ले रहा है ना चांद, तो टेम्परेचर क्या हो गया, डाउन हो गया। थोड़ी हीट चांद भी वापस लेता है विंडो पेन से, ठीक है। ये चीज़ें एनीलिंग, ठीक है। तो एनीलिंग की वजह से क्या होता है, एनीलिंग की वजह से कलर जो होता है, कलर, ठीक है, कोई यू भी लिखता है ना, USA में यू लिखते हैं, सॉरी USA में ये लिखते हैं COLOR, और ब्रिटिश जो है, जो हम यूज़ करते हैं, है ना, तो डोमिनियन वाली, तो वो उसमें यू आता है ना। तो जो कलर होता है वो ट्रांसपेरेंट से ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है, ट्रांसल्यूसेंट कब, जब एनीलिंग प्रोसीड हो। एनीलिंग क्या है, रैपिडली, एक दिन भी बहुत होता है भाई, रैपिडली ही बोलेंगे उसे, एक दिन में टेम्परेचर बढ़ना फिर घटना, तो ये हमारा क्या होता है, एनीलिंग प्रोसेस होती है। इससे जो हमारे ग्लास होते हैं वो ट्रांसपेरेंट से क्या बन जाते हैं, ट्रांसल्यूसेंट बन जाते हैं। इस चीज़ का यूज़ हम ग्रीन हाउस में भी करते हैं। आपको ही पता है ग्रीन हाउस में क्या होता है, हम अर्थ से जो हीट निकल रही या सन की जो हीट होती है उसे क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, ताकि एक आइडियल टेम्परेचर मिले कुछ एग्जॉटिक प्लांट्स को। तो क्या होता है ग्रीन हाउस में भी यही है, जो इनकमिंग रे होगी सनलाइट, उसके लिए तो ग्लास क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, जो आउटगोइंग होगी उसके लिए ट्रांसल्यूसेंट होगा, मतलब आने दो बहुत ज़्यादा, पर जाने दो बिल्कुल नहीं। तो ग्लास क्या करता है, आने तो बहुत देता है सन रे को, क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता है आने के लिए, इनकमिंग के लिए इंसुलेशन, सन की जो रे आती है उसे इंसुलेशन कहते हैं। तो आने वाली रे के लिए क्या है, ट्रांसपेरेंट है, पर जाने नहीं देगा, इसलिए कैसे बिहेव करता है, ट्रांसल्यूसेंट करता है। तो एनीलिंग यही प्रोसेस है, एनीलिंग की वजह से थोड़ा मटमैलापन सा आ जाता है। सैंड का भी वही होता है ना, ग्लास सैंड बनना चाह रही है, ठीक है, ये चीज़। चलिए इसके बाद बात करेंगे राइट
डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमरफस सॉलिड। क्रिस्टलाइन और अमरफस सॉलिड के बीच में आपको डिफरेंस बताने हैं दो। मैंने 5 बताए हैं, आप कोई भी 2 लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट है वाई आयनिक सॉलिड आर हार्ड एंड ब्रिटल। हार्ड एंड ब्रिटल। इन्होंने पूछा आयनिक सॉलिड जो हैं हार्ड क्यों हैं, दूसरी बात ब्रिटल क्यों है। कोई चीज़ हार्ड कब होती है, जब स्ट्रॉन्ग फोर्स हो। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होता है, इसकी वजह से ये क्या है, हार्ड हैं। क्या है, हार्ड हैं। आयनिक सॉलिड हार्ड इसलिए हैं क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होगा बिटवीन कटायन एंड अनायन। ब्रिटल क्यों है, चटकते क्यों हैं, चटकते क्यों हैं, ये सवाल है। बहुत बढ़िया, सोचो ब्रिटल क्यों होगा, चटकेगा क्यों। तब तक मैं नया क्वेश्चन देखता हूँ। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, आज ही रिवर्स करके देखना वीडियो, कि आयनिक सॉलिड जो होते हैं सिर्फ कंडक्ट करते हैं, सिर्फ ओनली इन मोल्टन या फ्यूज फॉर्म या डिज़ोल्व फॉर्म एंड नॉट इन सॉलिड फॉर्म। तो इसका भी मैंने आपको रीज़न बताया है, फ्री हो जाते हैं वो, डिसोसिएट हो जाते हैं। हाइड्रेशन वाला जो कंसेप्ट बताया था ना, वेपराइजेशन वाला है ना, फ्यूजन वाला, वो देख लेना। अच्छा एक क्वेश्चन और है, एक सॉलिड एम पे, ठीक है, वो बहुत हार्ड है, वेरी हार्ड। दूसरी बात इंसुलेटर है। एक तो हार्ड है, दूसरा क्या है, इंसुलेटर है, और मेल्ट होगा हाई टेम्परेचर में, बहुत हाई टेम्परेचर में मेल्ट होगा। ये जो सॉलिड है बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, बहुत हाई टेम्परेचर। आयनिक सॉलिड जो हार्ड है, वेरी हार्ड, मोल्टन या फ्यूज या डिज़ोल्व फॉर्म एंड नॉट इन सॉलिड फॉर्म। तो इसका भी मैंने आपको रीज़न बताया है, फ्री हो जाते हैं वो, डिसोसिएट हो जाते हैं। हाइड्रेशन वाला जो कंसेप्ट बताया था ना, वेपराइजेशन वाला है ना, फ्यूजन वाला, वो देख लेना। अच्छा एक क्वेश्चन और है, एक सॉलिड एम पे, ठीक है, वो बहुत हार्ड है, वेरी हार्ड। दूसरी बात इंसुलेटर है। एक तो हार्ड है, दूसरा क्या है, इंसुलेटर है, और मेल्ट होगा हाई टेम्परेचर में, बहुत हाई टेम्परेचर में मेल्ट होगा। ये जो सॉलिड है बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, बहुत हाई टेम्परेचर में मेल्ट होगा, और इंसुलेटर है। तो किस तरह का सॉलिड होगा ये, आपको ये बताना है, किस तरह का सॉलिड होगा ये। कोवेलेंट होगा ना बच्चों, कोवेलेंट। देखना, कोवेलेंट होते हैं बहुत हार्ड, जैसे डायमंड इंसुलेटर होता है, हाई टेम्परेचर, बहुत हार्ड है, बहुत हाई टेम्परेचर में मेल्ट होगा, और इंसुलेटर है। तो किस तरह का सॉलिड होगा ये, आपको ये बताना है, किस तरह का सॉलिड होगा ये। कोवेलेंट होगा ना बच्चों, कोवेलेंट। देखना, कोवेलेंट होते हैं बहुत हार्ड, जैसे डायमंड इंसुलेटर होता है, हाई टेम्परेचर। भाई कोवेलेंट डायमंड से समझो, डायमंड हार्ड भी होता है, इंसुलेटर होता है, और हाई टेम्परेचर पे मेल्ट भी करता है, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन ये बताओ, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इज आइस। व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इज आइस। आइस कैसा सॉलिड है, बताओ जरा। आइस कैसा सॉलिड है। आइस मेटेलिक है, आयनिक है, कोवेलेंट है, एटॉमिक है। आइस किससे बनता है, वाटर से। आइस क्या है, केमिकल फॉर्म है, नहीं, वाटर की ही फिजिकल फॉर्म है ना। वाटर की कैसी फॉर्म है, ये फिजिकल फॉर्म है। और आइस बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन है, एग्रीगेशन है। तो कैसी फॉर्म हुई है, मॉलिक्यूलर फॉर्म हुई।
बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके बनाएंगे ना आइस, बहुत सारे मॉलिक्यूल, तो कैसी फॉर्म है, मॉलिक्यूलर फॉर्म है। ठीक है, देखो क्वेश्चन तो मैं तेज़ी से ही कराता हूँ, कंसेप्ट में आप चाहे जितना स्लो होना चाहे मैं कर देता हूँ अपने मन से, है ना, पता है मुझे तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है। ब्रिटल नहीं बता